हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अजफर अहमद एंड वेलकम टू अजफर्स डिलीजेंट क्लासेस। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैंने एनसीईआरटी की सीरीज शुरू की है, उसी सीरीज को हम लोग आज भी कंटिन्यू करेंगे। शुरुआत मैंने एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 से की थी, जिसके 3 चैप्टर्स को ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है और आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं। ये जो सेशन रहेगा ये दोनों तरह के कैंडिडेट्स के लिए बेनिफिशियल है, चाहे वो हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर इंग्लिश मीडियम से। चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस। हिंदी एनसीईआरटी में इसका नाम दिया गया है, क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। ठीक है, ये जो सेशन रहेगा बाइलिंगुअल रहेगा, आपको मैंने बताया। इस चैप्टर में ओवरऑल हमें 17 टॉपिक्स कवर करने हैं। ठीक है, और उसके अलावा भी कुछ इमेजेस हैं जिससे रिलेटेड चीज़ें, इंफॉर्मेशन अगर इंपॉर्टेंट हो गई तो वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। ओके, चलिए। इस चैप्टर की शुरुआत एक सिनेरियो से होती है, ठीक है, जहाँ पर कुछ बच्चे पहली मर्तबा लाइब्रेरी देखने जा रहे होते हैं। तो जो फर्स्ट टॉपिक हमारा है इसमें वो है मैरी इन द लाइब्रेरी। मैरी नाम की एक छोटी सी बच्ची है, उससे रिलेटेड एक स्टोरी को यहाँ पर बयान किया गया है। तो हम लोग इस तरह से इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ठीक है, क्या होता है कि स्कूल में जब घंटी बजती है तो वहाँ पर टीचर जो है बच्चों को कहती हैं कि वो मुझे फॉलो करो और चलो एक जगह पर। तो लेकर के सभी बच्चों को जाती हैं वो लोग जा रहे होते हैं फर्स्ट टाइम लाइब्रेरी देखने। तो छोटी सी बच्ची का भी नाम यहाँ पर आया है, उसका नाम है मैरी। तो मैरी जब अंदर दाखिल होती है तो वो देखती है कि ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, शी फाउंड दैट द लाइब्रेरी वाज मच लार्जर देन देयर क्लासरूम। उसके क्लासरूम से भी बड़ा है। ठीक है, और वहाँ पर बहुत सारे शेल्फ्स हैं जिसमें अलग अलग तरह की किताबें रखी हुई हैं, और एक कॉर्नर में वहाँ पर एक कबर्ड है, अलमारी है, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी किताबें और मोटी मोटी किताबें रखी हुई हैं। तो जब टीचर ने देखा कि वो बच्ची उस कबर्ड को देख रही है तो टीचर ने उसको बताया कि उस अलमारी में दैट कबर्ड हैज़ वेरी स्पेशल बुक्स ऑन डिफरेंट रिलीजन्स। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्पेशल बुक्स रखी हुई हैं, अलग अलग मजहब से रिलेटेड, डिफरेंट रिलीजन से रिलेटेड। तो डिड यू नो दैट वी हैव अ सेट ऑफ द वेदास। तो मैरी से उस टीचर ने पूछा कि क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास सेट ऑफ द वेदास हैं। तो वेदास तो उसको मालूम नहीं था, छोटी सी बच्ची को, मैरी को मालूम नहीं था। तो वो चौंकी कि वेदास क्या होते हैं। तो इसके बारे में अब हम लोग आगे अगली वाली स्लाइड में देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड। तो जो वेदा है उसको इंग्लिश में तो लिखते हैं VEDA, वेदा, और यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में है वेदास, क्योंकि एक से ज़्यादा वेद होते हैं, है ना। हिंदी में इसको वेद कहते हैं, इंग्लिश में लिखा जाता है वेदा। ओके, तो आपने सुना होगा वेदा का नाम, तो जाहिर सी बात आपने सुना होगा। तो सबसे पुरानी किताबों में से ये एक है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि टोटल ये 4 तरह की होती है। ऋग्वेद, या आप ऋग्वेदा कह सकते हैं। ओके, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेद, यानी या फिर ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ये 4 वेद होते हैं यहाँ पर, जो कि फर्स्ट पॉइंट में मेंशन किया हुआ है। राइट, तो इस तरह से ये वेद के 4 प्रकार हैं। लेकिन इन चारों में से भी सबसे ज़्यादा पुराना कौन सा है। तो सबसे पुराना है ऋग्वेद, जो हम लोग चैप्टर पॉइंट नंबर 2 में देख रहे हैं। द ओल्डेस्ट वेदा इज द ऋग्वेदा, कंपोज्ड अबाउट 3500 ईयर्स अगो। सबसे पुराना जो वेदा है वो है ऋग्वेदा, जिसका कंपोजिशन यानी जिसकी रचना कब हुई थी, तकरीबन 3500 साल पहले हुई थी। राइट, और इसमें हजारों जो हैं प्रार्थनाएं हैं, हिम्स हैं, जिसको सुक्ता कहते हैं। सुक्ता का मतलब होता है वेल सेड, यानी अच्छी तरह से बोला जाने वाला। राइट, और ये जो हिम्न है, ये जो प्रेयर्स लिखे हुए हैं, ये तारीफ में लिखे गए हैं। किनकी तारीफ में, कई तरह के देवी देवताओं की तारीफ में ये लिखे गए हैं। ठीक है, दीज हिम्स आर इन प्रेज ऑफ वेरियस गॉड एंड गॉडेसेस। तो इसमें से 3 स्पेशली इंपॉर्टेंट 3 हैं, 3 गॉड का यहाँ पर जिक्र है। पहला है अग्नि, द गॉड ऑफ फायर। ठीक है, 3 गॉड्स आर स्पेशली इंपॉर्टेंट। फर्स्ट है अग्नि, द गॉड ऑफ फायर। सेकेंड इंद्रा, ए वॉरियर गॉड, एंड थर्ड वन इज सोमा। सोमा एक तरह का प्लांट होता है, ठीक है, जिससे एक स्पेशल ड्रिंक प्रिपेयर किया जाता है। करेक्ट, चलिए पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। दीज हिम्स वर कंपोज्ड बाय सेजेस, ऋषिज। ठीक है, इन हिम्स की रचना या फिर इस तरह की जो प्रार्थनाएं होती हैं उसमें जो लिखी गई हैं उसकी रचना सेजेस या ऋषिज के जरिए की गई थी। प्रिस्ट जो थे वो स्टूडेंट को पढ़ाते थे टू रिसाइट एंड मेमोराइज ईच सिलेबल, वर्ड एंड सेंटेंस बिट बाय बिट विद ग्रेट केयर। जो प्रिस्ट होते थे वो स्टूडेंट को पढ़ाते थे, और पहले के वक्त में किताबें नहीं होती थी। हम लोग आने वाले टॉपिक में भी, पॉइंट में भी देखेंगे इस चीज़ को। तो वो बच्चों को बताते थे, स्टूडेंट को बताते थे, और स्टूडेंट सुन करके उस वर्ड को, उस सिलेबल को, जैसे सिलेबल का मतलब ये हो गया कि अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ एप्पल का। ओके, तो APPLE, दैट इज द स्पेलिंग फॉर एप्पल। तो हम लोग कैसे कहते हैं, एप्पल। तो 2 मरतबा उसको ब्रेक किया ना, एप्पल। तो इसको इस तरह से इसको ये सिलेबल होता है। तो उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं, फिलहाल ये समझे कि उसको टुकड़ों में बोल रहे हैं हम कितनी मरतबा में। हाँ, तो सिलेबल को वो ध्यान से सुनते थे,
वर्ड को यानी शब्द को ध्यान से सुनते थे, सेंटेंस को, वाक्य को ध्यान से सुनते थे और बिट बाय बिट विद ग्रेट केयर उसको मेमोराइज करने की कोशिश करते थे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़्यादातर जो हिम्स हैं यानी ज़्यादातर जो प्रार्थनाएं हैं जिनकी कंपोजिशन हुई है, उसमें से ज़्यादातर जो कंपोजिशंस हैं या पढ़ाई गई हैं या सीखी गई हैं वो मेन के ज़रिया यानी मर्दों के ज़रिया। कुछ ही कंपोजिशंस ऐसी हैं जिनको कंपोज किया है वुमेन ने, औरत ने, ठीक है। चलिए अभी हम लोग फोर्थ पॉइंट देखते हैं। द ऋग्वेदा इज इन ओल्ड और वैदिक संस्कृत। अच्छा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो ऋग्वेदा लिखा गया है ना वो ओल्ड और वैदिक संस्कृत में है। अभी के वक्त में जो आप स्कूल में संस्कृत सीखते हैं आज के वक्त में, आज के दिनों में, ये उससे मुख्तलिफ है, डिफरेंट है, ठीक है, बिल्कुल सेम नहीं होगा ये। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो किताबें हम लोग पढ़ रहे हैं ये रिटन फॉर्म में है और प्रिंटेड फॉर्म में है, लेकिन ऋग्वेदा शुरू में क्या किया जाता था हमने बताया अभी कि रिसाइटेड और हर्ड रादर देन रीड। वो किसी को अगर ये पता है तो वो दूसरे को बता रहा है, वो उसको सुनकर फिर मेमोराइज कर रहा है। और इसको लिखने का काम कई सेंचुरीज के बाद में हुआ, ठीक है। जब पहली मरतबा इसको कंपोज किया गया था तो उसके कई सेंचुरीज के बाद, एक सेंचुरी में 100 साल होते हैं, तो कई सेंचुरी मतलब कई 100 साल के बाद उसको पहली मरतबा लिखने का काम शुरू किया गया। और अगर प्रिंट की बात करें तो ये अभी से तकरीबन सिर्फ 200 साल पहले ही प्रिंट इसका करवाया गया था। ये एक छोटा सा टेबल नीचे की तरफ आप देख सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सिंपल सी चीजें इसमें दी हुई हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ द वेदास हैं एंड की फीचर्स ऑफ द वेदास। फर्स्ट नंबर में है ऋग्वेद। तो र्ग्वेद में क्या है, इट इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ वेद, ये सबसे शुरुआती दौर का वेद है। फिर है सामवेद। ओके, तो सामवेद के बारे में यहाँ पर लिखा गया है द अर्लीस्ट रेफरेंस फॉर सिंगिंग। यजुर्वेद के बारे में यहाँ पर मेंशन है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बुक ऑफ प्रेयर्स। तो ये बेसिक कुछ फीचर्स आपको याद रखने हैं। अथर्ववेद के बारे में बताया गया है द बुक ऑफ मैजिक एंड चार्म्स। तो ये चीजें थी, ठीक है। अभी हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पेज में। ऋग्वेदा के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम लोग देखेंगे। दाईं तरफ आप मैन्युस्क्रिप्ट देख सकते हैं, ये ऋग्वेदा का मैन्युस्क्रिप्ट है, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन में क्या फ़र्क है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन। इसको आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए एक और चीज़ कि यहाँ पर आप जो देख सकते हैं ये वैदिक संस्कृत में लिखा हुआ है। अगर आप इसको पढ़ने की कोशिश भी करें तो थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और ये जो मैन्युस्क्रिप्ट मिला है ऋग्वेद का, ये बिर्च बार्क पे लिखा गया है, पेड़ की एक छाली सी होती है उस पर ये लिखा गया है। और कहाँ पर ये मिला था, ये कश्मीर में मिला था, ठीक है। ये जो यहाँ पर इमेज दिया हुआ है ना, इसी की बात हो रही है, ओके। तकरीबन 150 साल पहले की बात है कि इसका इस्तेमाल प्रिंटेड टेक्स्ट जो था ऋग्वेदा का, उसको प्रिंट करने के लिए किया गया था, इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल। और फिर इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी इसका इस्तेमाल हुआ था, करेक्ट। एक और पॉइंट इससे रिलेटेड है कि अभी के वक्त में अगर पूछा जाए कि ये कहाँ पे है अभी, तो महाराष्ट्र नाम का एक स्टेट है, उसके एक शहर पुणे के एक लाइब्रेरी में इसको अभी भी प्रिजर्व किया गया है। तो कभी अगर आपको मौका मिले फ्यूचर में कि आप पुणे अगर गए हैं तो वहाँ की लाइब्रेरी में जाकर आप देखिएगा तो इसको, ये चीज़ को आपको वहाँ पर मिलेगी, ठीक है। चलिए, इसको प्रिजर्व करके रखा गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, संस्कृत एंड अदर लैंग्वेज। जैसा आपको मालूम है कि मतलब हर 8-10 किलोमीटर पे लैंग्वेज बदल जाती है, ठीक है, ऐसा कहा जाता है। तो इंडिया में कई स्टेट हैं, हर स्टेट में कई तरह की भाषाएं हैं। तो सिर्फ इंडिया में ही बहुत सारी भाषाएं, और अगर वर्ल्ड की बात करें तो खैर बहुत ही ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं पूरे वर्ल्ड में। ओके, तो अभी फ़िलहाल हम लोग लैंग्वेज और इसकी फैमिली से रिलेटेड बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, चाहे मैं हूँ या फिर आप हैं, तो कहीं ना कहीं आप किसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, राइट। चाहे वो रिच हो, पुअर हो, ठीक है, चाहे वो किसी भी रीजन से हो, लेकिन किसी न किसी आप एक फैमिली से बिलोंग करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि मतलब हम लोग अचानक से मतलब हाजिर हो गए हैं इस दुनिया में, राइट। तो हमारे मम्मी पापा, भाई बहन, तो इस तरह से हमारी फैमिली है। तो लैंग्वेज की भी ना एक फैमिली यहाँ पर होती है। तो फैमिली क्यों कहते हैं हम लोग उसको, ये मैं आगे आने वाले पॉइंट में आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल पॉइंट नंबर 1 पर फोकस करिए। Sanskrit is part of a family of languages known as Indo-European. Some Indian languages such as Assamese, Gujarati, Hindi, Kashmiri and Sindhi, ठीक है। संस्कृत की अगर बात करें तो ये इंडो यूरोपियन फैमिली का लैंग्वेज है, ठीक है। ये एक ऐसा लैंग्वेज है जो इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करता है। और इसके अलावा भी कुछ दूसरे इंडियन लैंग्वेजेस हैं जो इंडो यूरोपियन है, जैसे असमीज हो गया, गुजराती हो गया, हिंदी हो गया, कश्मीरी एंड सिंधी। दीज आर द लैंग्वेजेस
जो बिलोंग करते हैं इंडो यूरोपियन फैमिली से, राइट। इसके अलावा एशियन लैंग्वेजेस में कुछ लैंग्वेज ऐसे हैं जैसे पर्शियन हो गया, ठीक है। इसके अलावा दूसरे कई यूरोपियन लैंग्वेजेस भी हैं जो इंडो यूरोपियन के कैटेगरी में आते हैं, जैसे इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन एंड स्पेनिश। ये बिलोंग करते हैं इंडो यूरोपियन फैमिली से ही। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अगर आप याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, राइट। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, इसको हम फैमिली क्यों कह रहे हैं। तो फैमिली इसलिए कह रहे हैं बिकॉज दे ओरिजिनली हैड वर्ड्स इन कॉमन, क्योंकि इसका जो ओरिजिनेट हुआ है ये, तो कुछ कुछ वर्ड्स इनके कॉमन है। किस तरह से कॉमन है ये आपको चीज़ें समझ में आएंगी नेक्स्ट पॉइंट में। देखिए, टेक द वर्ड्स मात्र इन संस्कृत। अगर मैं संस्कृत की बात करूं तो आप एक वर्ड लीजिए मात्र, हिंदी में माँ, इंग्लिश में मदर, तो साउंड समवेयर थोड़ा सा सेम सेम लग रहा है, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग फैमिली कहते हैं। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, अदर लैंग्वेजेस यूज्ड इन द सबकॉन्टिनेंट बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज। हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट की अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज हैं जो अलग अलग डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर है जैसे नॉर्थ ईस्ट का जो लैंग्वेजेस बोला जाता है वो तिब्बतो बर्मन फैमिली से बिलोंग करता है, राइट। उसी तरह से तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम। तमिल तमिलनाडु में जो कि साउथ का स्टेट है, तेलुगु, फिर कन्नड़ एंड मलयालम, तो ये सारे जो 4 लैंग्वेजेस है ना, ये द्राविडियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। एंड द लैंग्वेजेस स्पोकन इन झारखंड एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया बिलोंग टू द ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। ओके, तो ये तो हम लोगों ने देखा। उसके बाद एक स्टेट जैसे झारखंड है, तो वहां पर जो लैंग्वेज बोली जाती है वो किस फैमिली से बिलोंग करती है, ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से वो बिलोंग करती है। तो एक मरतबा फिर से इसको मैं रिवाइज करता हूँ, ठीक है। अगर संस्कृत की बात करें, क्योंकि ऋग्वेदा जो है ओल्ड और वैदिक संस्कृत में लिखी गई थी और अभी ऋग्वेदा की ही बात चल रही थी, तो ऋग्वेदा के बारे में जो फर्स्ट लैंग्वेज हम लोग के जहन में आता है वो है संस्कृत। तो संस्कृत की बात करें तो वो इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करता है, पहली चीज़। इसके अलावा कुछ दूसरे इंडियन लैंग्वेजेस हैं जो इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो कौन कौन से हैं? असमीज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी एंड सिंधी, करेक्ट। इसके अलावा कुछ एशियन लैंग्वेजेस जैसे पर्शियन, ये भी इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ यूरोपियन लैंग्वेजेस भी हैं जो कि इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो कौन कौन से हैं वो? मिसाल के तौर पर इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन एंड स्पेनिश। यहाँ तक क्लियर है? ओके। फिर हम लोगों ने ये देखा कि फैमिली इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि बिकॉज दे ओरिजिनली हैड वर्ड्स इन कॉमन, लाइक संस्कृत में मात्र, हिंदी में माँ, इंग्लिश में मदर। दैट्स व्हाई वी टेल दैट इट बिलोंग्स टू सिमिलर फैमिली और सेम फैमिली, ओके। इसके अलावा भी बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, तो वहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है वो किस फैमिली से बिलोंग करती है? तिब्बतो बर्मन फैमिली से बिलोंग करती है, गॉट इट। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साउथ वाले जो हिस्से हैं जहाँ पर हमारा 4 अलग अलग स्टेट है, ठीक है, तो वहाँ पर 4 अलग अलग लैंग्वेजेस हैं जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम। तो इनका जो फैमिली है ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? द्राविडियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। और झारखंड स्टेट में जो लैंग्वेजेस बोली जाती है वो किस फैमिली से बिलोंग करती है? ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से बिलोंग करती है। आई होप इट इज क्लियर। मूव ऑन, चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेदा, यानी जो इतिहासकार हैं, जो हिस्टोरियंस है, वो ऋग्वेदा की स्टडी वो कैसे करते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है कि हिस्टोरियंस जो हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट की ही तरह स्टडी करते हैं, पास्ट के बारे में पता करते हैं, ठीक है। जो कि मटेरियल रिमेन्स उनको मिलते हैं, जो चीज़ों के बचे हुए हिस्से उनको मिलते हैं, उससे वो पता लगाते हैं। प्लस वो जो है दे एग्जामिन रिटन सोर्सेज एज वेल, यानी जो लिखी हुई चीज़ें उनको मिलती हैं उसका भी वो सहारा लेते हैं पास्ट के बारे में जानने के लिए, ठीक है। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरा पॉइंट है कि स्टडी जो करते हैं वो ऋग्वेदा को वो किस तरह से करते हैं कि क्योंकि कुछ हिम्न ऐसे होते हैं, कुछ प्रार्थनाएं ऐसी होती हैं ऋग्वेदा में जो डायलॉग के फॉर्म में है, ठीक है। सम ऑफ द हिम्स इन द ऋग्वेदा आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स। थर्ड पॉइंट है, दिस इज पार्ट ऑफ वन सच हिम, अ डायलॉग बिटवीन अ सेज नेम्ड विश्वामित्र एंड 2 रिवर्स ब्यास एंड सतलज दैट वर वर्शिप्ड एज गॉडेसेस। तो अभी जो हम लोग हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है, जो हिम्न के बारे में, तो वो एक डायलॉग है, किसके बीच है? सेज और दूसरा जिसका नाम विश्वामित्र है, और 2 नदियों के बीच में जिनका नाम है ब्यास एंड सतलज, जिनकी पूजा की जाती थी देवियों के तरह, ठीक है। तो इसके बीच जो डायलॉग है वो हम लोग देखेंगे आने वाले स्लाइड्स में। एक फोर्थ पॉइंट है वो देखते हैं, हिस्टोरियंस पॉइंट आउट दैट दिस हिम वाज कंपोज्ड इन द एरिया वेयर दीज रिवर्स फ्लो। तो इतिहासकारों का, हिस्टोरियंस का ये मानना है
कि ये उस जगह पर कंपोज की गई हैं जहाँ पर ये नदियाँ बहती थी, ठीक है। दे ऑल्सो सजेस्ट दैट द सेज लिव्ड इन द सोसाइटी वेयर हॉर्सेज एंड काउज वर वैल्यूड एनिमल्स, दैट इज व्हाई द रिवर्स आर कंपेयर्ड टू हॉर्सेज एंड काउज। और हिस्टोरियंस का ये भी तर्क है कि उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि जो सेज है जिसका नाम विश्वामित्र है, वो उसी समाज में रहता था जहाँ पर हॉर्सेज या काउज यानी घोड़ों और गायों की बहुत मतलब उनकी वैल्यू थी, बहुत ही वो वैल्यूड एनिमल्स में शुमार होते थे, ठीक है। इसीलिए हम लोग डायलॉग में भी देखेंगे कि रिवर की जो तुलना की गई, जो कंपैरिजन किया गया है वो हॉर्सेज एंड काउज से किया गया है, ठीक है। मूव ऑन करते हैं टॉपिक नंबर पॉइंट नंबर 5 में। Other rivers, especially the Indus and its other tributaries and the Saraswati, are also named in the hymn. The Ganga and Yamuna are named only once. कुछ दूसरी नदियाँ भी हैं जिनका जिक्र है, जैसे इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है कि जैसे छोटी नदी है वो बहते हुए जा रही है और अपना पानी वो बड़ी नदी में मिला दी, तो इसको कहते हैं ट्रिब्यूटरी। तो इंडस की बहुत सारी सहायक नदियाँ ट्रिब्यूटरीज हैं, तो उनका जिक्र है। सरस्वती का भी जिक्र है, इसके अलावा गंगा और यमुना का भी एक मरतबा जिक्र आया है, राइट। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ फिर वो डायलॉग क्या है विश्वामित्र और टू रिवर्स के बीच में। ये देखिए, विश्वामित्र कहता है कि ओ रिवर्स कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स लाइक टू स्विफ्ट हॉर्सेस, लाइक टू शाइनिंग काउज दैट लिक देयर calves. You move like chariots to the sea through the power of Indra. You are full of water and wish to unite with one another. यानी ऐ नदियों पहाड़ से नीचे आओ बिल्कुल फुर्तीले घोड़े की तरह और दो चमकती गायों की तरह जो अपने बछड़े को दुलार पुचकार कर रही होती है, ठीक है। और ये जो चैरियट है, ठीक है, यू मूव लाइक चैरियट्स टू द सी, यानी समंदर में रथ की तरह तुम बह रही हो, जो इंदिरा से तुम्हें पावर मिली है, थ्रू द पावर ऑफ इंदिरा, और तुम पानी से पूरी तरह से भरी हुई हो और तुम ये ख्वाहिश रखती हो एंड विश टू यूनाइट विद वन अनदर, और एक दूसरे से बिल्कुल मिल जाने की ख्वाहिश रखती हो, ठीक है। ये विश्वामित्र कह रहा है नदियों से। अब उसकी बारी, तो जो रिवर्स है उसने फिर बोला, वी who are full of water move along the path the gods have made for us. Once we start flowing we cannot be stopped. Why do you pray to us, O sage? तो नदियों ने कहा कि हम लोग जो कि पूरी तरह से पानी से भरे हुए हैं, ठीक है, उसी रास्ते पर चल रहे होते हैं जो भगवान ने हमारे लिए, गॉड ने हमारे लिए बनाया है। एक मरतबा हम लोगों ने बहना शुरू कर दिया तो हम लोग रुक नहीं सकते, तो तुम हमारे लिए क्यों दुआ कर रहे हो? Why do you pray to us, O sage? ठीक है। तब विश्वामित्र कहता है, O sisters, please listen to me, the singer who has come from a distance with his chariots and carts. Let your waters not rise above our axles, so that we can cross safely. यानी ए बहनों मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो सिंगर है, ठीक है, who has come from a distance, जो बहुत दूर से आया है, तो इसके रथ और कार्ट्स जो हैं, ठीक है, जाने दो इनको, और अपना जो पानी है वो इसके एक्सल से ऊपर मत आने देना, ताकि हम लोग आसानी से क्रॉस कर सकें, so that we can cross safely. तो नदियों ने बोला, we will listen to your prayers so that you can cross safely. यानी हम लोग तुम्हारी दुआ कबूल करते हैं, कबूल करेंगे ताकि तुम आसानी से क्रॉस कर सको। तो ये जो हिम्स है जो कि डायलॉग की तरह है, तो ये ऋग्वेदा में आपको इस तरह से मिलेगा। तो इस चीज़ को हमने देख लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी कैटल, हॉर्सेज एंड चैरियट्स की बात हो रही है, यानी मवेशी, घोड़े और चैरियट यानी रथ। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है ना कि ऋग्वेदा में बहुत सारे प्रेयर्स हैं, ठीक है, बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, खास करके मवेशियों के लिए, फिर चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए, और उसमें भी स्पेशली सन्स के लिए यानी बेटों के लिए, और घोड़ों के लिए। दूसरी बात ये हो रही है कि हॉर्सेज वर यूज्ड टू चैरियट्स दैट वर यूज्ड इन बैटल्स व्हिच वर फाउट टू कैप्चर कैटल। तो घोड़ों का इस्तेमाल रथ को खींचने के लिए किया जाता था जंग में, ठीक है, और दूसरे मवेशी को कैप्चर करने के लिए भी उसका इस्तेमाल किया जाता है, व्हिच वर फाउट टू कैप्चर कैटल। जो जंग होती थी वो ज़मीनों के लिए भी होती थी या पास्चर की, यहाँ पे जहाँ पर जानवरों को चराया जाता है, जहाँ पर जानवरों की ग़ज़ा अवेलेबल होती है, ठीक है, उसके लिए भी जंग की जाती थी। एंड फॉर ग्रोइंग हार्डी क्रॉप्स दैट राइपन क्विकली सच एज बार्ली। और एक और वजह से जंग होती थी कि जो हार्डी क्रॉप्स है जो जल्दी पक जाती है, जैसे कि बार्ली वगैरह, तो इस वजह से भी जंग होती थी, ठीक है। फोर्थ नंबर पॉइंट देखते हैं, सम बैटल्स वर फाउट फॉर वाटर एंड टू कैप्चर पीपल। कुछ जंग ऐसी भी होती थी जो पानी के लिए होती थी या फिर लोगों को कैप्चर करने के लिए की जाती थी। तो जो भी दौलत उनको इकट्ठा होती थी, दौलत उनके हाथ रखती थी, तो वो लीडर के पास रखाया जाता था, और कुछ हिस्सा प्रिस्ट को दिया जाता था, और कुछ बचा हुआ हिस्सा जो होता था वो लोगों के बीच में बांट दिया जाता था। Some wealth was used for the performance of yajnas or sacrifice in which offerings were made in the fire. These were meant for gods and goddesses. तो पॉइंट नंबर 6 ये है कि कुछ दौलत को
परफॉर्म किया जाता था, सेक्रीफाइस उसमें इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें कुछ ऑफरिंग्स भी उसमें शामिल होती थी जो आग में दिया जाता था। इन विच ऑफरिंग्स आर मेड इनटू द फायर, ठीक है। और इससे उनका ये मतलब देवी देवताओं के लिए ये चीज़ वो करते थे, ठीक है। ऑफरिंग्स में क्या क्या चीज़ें शामिल होती थी, जैसे घी हो गया, ग्रेन हो गया, एंड इन सम केसेस एनिमल्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऑफरिंग्स में शामिल होती थी। तो पॉइंट नंबर 8 देखते हैं। ज़्यादातर ये देखा जाता था कि जंग जो होती थी उसमें मर्द पार्टिसिपेट करते थे, ओके। फिर आगे ये इन्फॉर्मेशन है कि उनके पास कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी, लेकिन उनके पास एक असेंबली जैसी होती थी, यानी वो असेंबली में ये करते थे जब भी कुछ खास डिस्कशन करना होता था, जैसे वो डिस्कस करते थे वॉर एंड पीस के इशू पर, वो आपस में इस तरह के मैटर्स को डिस्कस करते थे, ठीक है, असेंबली में इकट्ठा होकर के। पॉइंट नंबर 9 है, दे ऑल्सो चूज लीडर्स हु वर ऑफन ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर्स। और वो लीडर्स भी अपना चुनते थे, यानी जो उनको गाइड करे, जो कि अक्सर देखा जाता था कि वो बहादुर भी हो और एक बढ़िया योद्धा भी हो, स्किलफुल वॉरियर्स भी हो, ओके। इस तरह से नेक्स्ट पॉइंट हमारा शुरू होता है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू होता है वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, यानी कुछ ऐसे वर्ड जिससे लोगों को डिस्क्राइब किया जा सके। तो पहला पॉइंट है इस टॉपिक का, देयर आर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल, यानी कई तरह के रास्ते हैं, मतलब कई तरह की चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम लोगों को मतलब इसका इस्तेमाल करके डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग दिया गया है। नंबर 1 में है 1 का ए, है ना, इन टर्म्स ऑफ द वर्क दे डू, यानी पहली चीज़ तो ये है कि जिस तरह के वो काम कर रहे होते हैं उसकी बुनियाद पर भी हम लोगों को मतलब आइडेंटिफाई करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। फिर है द लैंग्वेज दे स्पीक, जिस तरह की वो भाषा इस्तेमाल करते हैं, ज़बान इस्तेमाल करते हैं, कैसी उनकी लैंग्वेज है ना। फिर जिस तरह के वो प्लेस पर रहते हैं, द प्लेस दे बिलोंग टू। फिर किस तरह के परिवार से वो बिलोंग करते हैं, देयर फैमिली, इससे भी हम लोगों को डिस्क्राइब करते हैं, राइट। एंड देयर कम्युनिटीज़ एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस, किस तरह की कम्युनिटी से वो बिलोंग करते हैं और उनके कल्चरल प्रैक्टिसेस कैसी हैं। तो ये सारे सेवरल वेज हैं जिनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं लोगों को डिस्क्राइब करने में, क्लियर। Let us see some of the words used to describe people found in the ऋग्वेदा। चलिए कुछ शब्दों को देखते हैं, कुछ अल्फाज को देखते हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग करते थे ऋग्वेदा में, ठीक है, लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए। इन द ऋग्वेदा देयर आर 2 ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क। तो ऋग्वेदा में 2 ग्रुप है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते थे लोगों को डिस्क्राइब करने में उनके काम के हिसाब से। तो पहला है यहाँ पे प्रिस्ट, जो कि स्मॉल ए से यहाँ पर हमने बनाया है यहाँ, ठीक है। दूसरा है राजा। तो प्रिस्ट में क्या होता था, जिसको हम लोग ब्राह्मण्स भी कहते थे, जो परफॉर्म करते थे कई तरह के रिचुअल्स को, ठीक है। और राजा, ये राजा वैसे नहीं थे जो हम लोग मतलब अभी पढ़ेंगे आगे, ठीक है, क्योंकि इनके पास ना कैपिटल सिटीज़ होती थी, यानी ना इनकी कोई राजधानी होती थी, ना इनका कोई महल होता था, ना ही इनके पास आर्मी होती थी, और ना ही ये टैक्स कलेक्ट करते थे, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि जो राजा होते थे तो ऑटोमेटिकली उनकी रिटायरमेंट या उनकी डेथ के बाद उनका बेटा राजा नहीं बनता था, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है कि 2 वर्ड ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल लोगों को डिस्क्राइब करने में या फिर एक कम्युनिटी को डिस्क्राइब करने में इस्तेमाल होता था। पहला वर्ड है जन, दूसरा वर्ड है विश। तो जन का इस्तेमाल तो अभी भी हिंदी में कई लोग करते हैं, जैसे अगर मुझे पूछना है कि कितने लोग थे तो ये पूछ सकता हूँ कितने जन थे, ठीक है, हिंदी में ये इस्तेमाल अभी भी होता है। विश का जो है तो ये वैश्य नाम के वर्ड से आया है, ठीक है। नहीं, वैश्य जो वर्ड बना है वो विश से बना है, द वर्ड वैश्य कम्स फ्रॉम विश, जिसके बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 5 में और अच्छे से पढ़ेंगे, ओके। तो सेवरल विश और जन आर मेंशन्ड बाय नेम, कुछ विश और जन ऐसे हैं जो नेम के जरिए मेंशन किए गए हैं, ठीक है। तो हम लोग रेफरेंस के तौर पे ये देखते हैं। सो वी फाइंड रेफरेंस टू द पुरुजन और विश, और इसके अलावा भारत जन और विश, यदुजन और विश, एंड सो ऑन। इस तरह से देखा जाता है इसको, ओके। चलिए ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है आर्या, दासाज एंड दास्यूज। कभी कभी क्या होता था कि जो लोग हिम्स कंपोज करते थे ऋग्वेदा के लिए वो खुद को क्या कहते थे, आर्या कहते थे, ओके। समटाइम्स द पीपल हु कंपोज्ड द हिम्स डिस्क्राइब्ड देमसेल्व्स एज आर्याज एंड कॉल्ड देयर ओपोनेंट्स दासाज और दास्यूज। और अपने जो ओपोनेंट होते थे उसको वो दासाज या दास्यूज कहते थे और खुद को क्या कहते थे, आर्या कहते थे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है दीज आर पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सैक्रिफाइसेस एंड प्रोबेबली स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो यहाँ पर दासाज एंड दासियोज की बात हो रही है कि ये वो लोग थे जो यज्ञ परफॉर्म नहीं करते थे, यानी सैक्रिफाइस परफॉर्म नहीं करते थे, और शायद यानी प्रोबेबली स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, शायद ये दूसरी तरह की जबान, दूसरी तरह की भाषाएं बोलते थे। बाद में जो टर्म है दासा और दास, इसका फेमिनाइन जो है दासी, इसका इस्तेमाल होने लगा स्लेव के लिए, केम टू मीन स्लेव, स्लेव यानी गुलाम की तरह, ओके।
फोर्थ पॉइंट है स्लेव्स आर वुमेन एंड मैन हु वर ऑफन कैप्चर्ड इन वॉर, यानी स्लेव्स उस वक्त हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब किसी मर्द या औरत को जंग में बंदी बना लिया गया हो, ठीक है। दे वर ट्रीटेड, पॉइंट नंबर 5 है, दे वर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओनर्स हु कुड मेक देम डू वॉट एवर वर्क दे वॉन्टेड। तो स्लेव्स जो होते थे यानी ऐसे मर्द और औरत जिनको जंग में कैप्चर किया गया था, तो उनके मालिक जो थे वो उनको बिल्कुल नौकर की तरह और गुलाम की तरह ट्रीट ऐसा करते थे कि वो जो चाहे उससे वो काम करवाएं और उसको वो काम करना होगा, इस तरह का वो मिसबिहेव किया करते थे, ठीक है। फिर एक पॉइंट आखिरी है, while the Rigveda was being composed in the northwest of the subcontinent, there were other developments elsewhere. Let us look at some of these. तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट वाले हिस्से में जब ऋग्वेदा का कंपोजिशन हो रहा था, उसी सेम टाइम पे दुनिया में और उसी इन सब कॉन्टिनेंट में कई सारी चीज़ें डेवलप हो रही थी दूसरी जगह पर। तो वो क्या क्या चीज़ें थी तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक शुरू होगा वो है साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ मेगालिथ। बट मेरे ख्याल से वीडियो फिर लंबी हो जाएगी, तो इसे हम लोग ना अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें और खूब अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई करें। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।